हेलो दोस्तों, इंटेलेक्ट.इन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और 24 अक्टूबर को आपका यूपी पीसीएस का पेपर हो चुका है। ठीक है, और आई होप कि आपका पेपर अच्छा गया होगा। और अब थोड़ी सी बारी है कि पेपर को एनालाइज कर लिया जाए और आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए उसके ऊपर थोड़ी चर्चा कर ली जाए। क्योंकि देखिए, आप सभी को पता है कि पेपर का जो पैटर्न था, यानी कि जो उसमें क्वेश्चन पूछे गए थे, उसका पैटर्न थोड़ा सा बदला हुआ था। और अब अगर आप आयोग के इस बदलते हुए पैटर्न के हिसाब से नहीं चलेंगे तो आपको आगे दिक्कत होने वाली है। और एक चीज़ मैं पहले ही बता दूं कि देखिए क्या होता है कि पहले आयोग अपनी जो कार्यशैली है या फिर कहें कि जो पेपर बनाने का तरीका है वो बदलता है। उसके बाद जो कोचिंग संस्थान होते हैं या फिर जो भी आपको स्टडी से रिलेटेड मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं उनकी स्ट्रेटजी बदलती है। तो ऐसा नहीं होता है कि पहले हम लोग स्ट्रेटजी बदलेंगे फिर आयोग बदलेगा। जैसा आयोग चलेगा वैसा ही आपका पढ़ने का तरीका होना चाहिए, आपका मटेरियल होना चाहिए और जितनी भी चीज़ें होनी चाहिए, चाहे वो टेस्ट सीरीज हो या कुछ हो, सारा आयोग के बदलते हुए पैटर्न के अनुसार होना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो बात करेंगे वो यही करने वाले हैं कि एक तो पेपर को अच्छे से एनालाइज कर लिया जाए कि आखिर क्या क्या चेंजेज हम लोगों को करने चाहिए इस बदलते पैटर्न के अनुसार। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा जीएस प्रश्न पत्र को लेकर। ठीक है, तो देखिए जीएस प्रश्न पत्र में अब की बार क्या हुआ है कि बना तो वो तथ्यात्मक है, यानी कि पेपर तो आपका जो क्वेश्चन उसमें पूछे गए हैं वो फैक्चुअली हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा कथन वाले क्वेश्चन नहीं हैं, वन लाइनर क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन उसमें जो तथ्य पूछे गए हैं वो थोड़े से परंपरागत तथ्यों से हटकर हैं और जिनसे कि बहुत से अभ्यर्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ा है और वो मेरिट से बाहर भी हो गए हैं। तो अब यहाँ पर एक सीख लेने वाली जो बात है कि देखिए, एक तो जो ये तथ्य पूछे गए थे ये वही तथ्य हैं जहाँ से यूपी पीसीएस का कोर एरिया है, जहाँ से क्वेश्चन उठते हैं, लेकिन तथ्य नए हैं। कैसे? जैसे कि आपने देखा होगा गंगा नदी बेसिन की जो सहायक नदियां हैं वो पूछी गई हैं, लेकिन वो ऐसी नदियां हैं कि शायद ही किसी ने सुनी हुई हो। तो यहाँ से सीधा सा मतलब ये बनता है कि जब अगर अब हम कोई टॉपिक पढ़ें तो थोड़ा सा उसकी डिटेल में तथ्यात्मक आधार पर, मैं अवधारणात्मक या फिर क्या बोलें कॉन्सेप्चुअल लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ कि थोड़ा सा और उसके डिटेल में जाके उसके तथ्यों को खंगाल ले। जैसे अभी तक आप जितनी नदियाँ पढ़ते थे और दो चार उसकी जो सहायक नदियाँ होती थी वो देख लेते थे, और वही नदियाँ बार बार कभी बीपीएससी, कभी एमपीपीसीएस, कभी यूपीपीसीएस में पूछी जाती थी। लेकिन अब क्या हो रहा है कि उन चार नदियों से जो बहुत छोटी छोटी सहायक नदियाँ हैं वहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। ऐसे ही देखिए आप इतिहास या फिर पॉलिटी से संबंधित किसने मतलब जो कथन कहे गए हैं वहाँ पर लोगों द्वारा वो पूछे गए हैं, तो वो ऐसे कथन है वो दिए तो गए हैं, लेकिन हमने कभी नज़र इसलिए नहीं डाली क्योंकि हमें पता है कि आयोग भैया ये कथन नहीं पूछता है। ऐसे ही आप देखिए कि एक क्वेश्चन शायद आपके निर्वाचन आयोग के प्रथम अध्यक्ष से बना है, लेकिन वहाँ पर पूछ लिया गया प्रथम महिला अध्यक्ष। तो यानी कि जो क्वेश्चंस का एरिया है वो तो सेम है, लेकिन दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत ये आ रही है कि वो उसी की डिटेल में से पूछ ले रहा है और हम लोग क्या कर रहे हैं दिक्कत कि वहाँ तक जाना ही नहीं चाहते, क्योंकि हमें पता है कि भाई आयोग कुछ ऐसी चीज़ें पूछता है जो वो बहुत पहले मतलब कि पहले से जो पूछता रहा है। तो यहाँ पर सीखने वाली एक बात यह है कि अब जब भी आप जीएस पढ़ें तो उसमें किसी भी टॉपिक को पढ़ते समय जो ऐसे फैक्ट हैं जो लगता है कि नहीं पूछे जाएंगे लेकिन फिर भी आपको उन्हें बहुत अच्छी तरीके से कवर करना है। एक बात तो ये हो गई। ठीक है, अब दूसरी बात कर लेते हैं करंट अफेयर्स। ये जो अब नहीं पड़ेगा, मैं बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये जो अब नहीं पड़ेगा करंट अफेयर्स को बहुत हल्के में लेके चल रहा है, तो वो ये परीक्षा कभी भी पास नहीं कर पाएगा, चाहे वो प्री की बात हो चाहे बात हो वो मेंस की। ठीक है, अब देखिए दूसरी बात करंट अफेयर्स की, यहाँ तो आपने देख लिया जीएस में कैसा था और क्या करना चाहिए, अब आपको ये मैंने बता दिया। अब बात करते हैं अपने करंट अफेयर्स की। तो देखिए करंट अफेयर्स में अब की बार क्या हुआ है कि देखिए एक चीज़ मैं आपको, मैंने जब करंट की आपको स्ट्रेटजी भी बताई थी तब एक चीज़ बताई थी, जो कोई भी करंट अफेयर्स होती है, जो कोई भी समसामयिक मुद्दा होता है, उसमें तीन तरीके की इंफॉर्मेशन होती है। एक होती है प्राथमिक, ठीक है, दूसरी होती है द्वितीयक और तीसरी होती है तृतीयक। ठीक है,
जैसे मान के चलिए कोई सम्मेलन हुआ है तो पूछ लिया गया कहाँ हुआ है, किसने अध्यक्षता की, प्राथमिक हो गई। ठीक है, द्वितीयक में हो गया विषय, और तृतीयक में हो गया क्या निर्णय लिए गए, कौन से अन्य सदस्य जो मतलब उस सम्मेलन के सदस्य देशों का हिस्सा नहीं थे लेकिन फिर भी उनको शामिल किया गया। एक क्वेश्चन पूछा भी गया है आपका G7 को लेकर। तो ऐसी चीज़ें तृतीयक इन्फॉर्मेशन में आती हैं। तो पहले जो आयोग का पैटर्न होता था वो ये होता था कि वो यहाँ से क्वेश्चन उठाता था कि कौन सा सम्मेलन कहाँ हुआ है, कब हुआ है, किसकी अध्यक्षता में हुआ है, तो ये प्राथमिक जानकारी थी। या फिर खूब डिटेल में जाता था तो ये पूछ लेता था कि विषय क्या है, किन किन मुद्दों पर चर्चा की गई है। लेकिन अब ऐसी तृतीयक इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है कि कौन से अन्य सदस्य शामिल हुए वहाँ पर, ठीक है, कौन कौन से डिसीजन लिए गए वहाँ पर। ठीक है, तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि अब जो करंट अफेयर्स है वो हमें इन तीनों आयाम को कवर करते हुए तैयार करनी पड़ेगी। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि सिर्फ हम ये पता कर लें, बहुत सी करंट अफेयर्स की मैगजीन भी ऐसे आ रही हैं और अभी तक तरीका यही बन रहा था कि बस यही देख लेते थे कहाँ पर हुआ, किसकी अध्यक्षता में हुआ और क्या विषय रहा, बस 3-4 चीज़ें खंगालते थे। ऐसे ही दिन के जो महत्वपूर्ण दिवस होते हैं उसके संदर्भ में देखें तो वहाँ पर प्राथमिक ये होता था कब मनाया गया, द्वितीयक आपका ये हो जाता था कि उसका विषय क्या है, तृतीयक में हम लोग देखें तो वहाँ पर एक जानकारी ये देख लेते थे कि ये पहली बार कब मनाया गया, और इसमें और जानकारी क्या होती थी कि पहली बार कब मनाया गया या फिर किसके संदर्भ में ये दिवस मनाया जाता है, किस संस्था ने इस दिवस को घोषित किया था। तो अब यहाँ से क्वेश्चन नहीं बन रहा है, ये जो तृतीयक इन्फॉर्मेशन है ना, क्वेश्चन उठ के वहाँ से आ रहा है। तो इसलिए अब क्या करना है आपको, देखिए करंट अफेयर्स एक तो प्रतिदिन पढ़ना है, प्रतिदिन। इससे अगर कोई भाग रहा है तो वो एग्ज़ाम निकालने की ना सोचे। बहुत से लोग मैंने देखे हैं कि 15 दिन पहले कोई मैगजीन पकड़ लेंगे और यही जो प्राथमिक इन्फॉर्मेशन होती है उसी को रटना स्टार्ट कर देंगे, लेकिन क्वेश्चन तो बन ही नहीं रहा है। तो फ़ायदा क्या फिर ऐसे अपना समय बर्बाद करने से। तो यहाँ पर यह है कि प्रतिदिन आप जो भी 8 से 10 न्यूज़ इंपॉर्टेंट होती हैं एक दिन के अंदर, तो उनको बहुत अच्छी तरीके से पढ़िए। ठीक है, उनके सारे आयामों को कवर कीजिए, चाहे वो प्राथमिक हो, द्वितीयक हो या तृतीयक, कोई भी जानकारी हो पूरी तरीके से लेने का प्रयास कीजिए। यानी कि उसके जितने भी डायमेंशन हैं सारे कवर करने का प्रयास कीजिए। और करंट अफेयर्स के प्रश्न लगातार बढ़ रहे हैं, इसमें भी आपको 35 से 36 प्रश्न करंट अफेयर्स को देखने को मिले हैं। और देखिए लगातार बढ़ रहे हैं, पहले 20 आते थे, फिर 25 हुए, ठीक है, 27, 28, 29 करके अब देखिए कहाँ पर गाड़ी पहुँच रही है, 35 से 36। और तो इसमें करंट अफेयर्स को प्रतिदिन पढ़ना है और दूसरा सभी आयामों को कवर करना है। ठीक है, ये तो करंट अफेयर्स को लेकर स्ट्रेटजी होगी। अब तीसरी चीज़ क्या है, देखो तीसरी एक चीज़ ये है कि बहुत से लोग बोल रहे हैं कि अब जो यूपीपीसीएस का पेपर है वो यूपीएससी जैसा हो गया है। तो देखो ऐसा नहीं है, मैं इस बात का खंडन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो आपका यूपीएससी है वो अभी भी कॉन्सेप्चुअल लेवल पर ही चल रहा है। ठीक है, उसमें हमेशा अवधारणा से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें फैक्ट्स की जो गिनती है वो बहुत कम होती है, ये बात आपको भी पता है। और आप जब यूपीपीसीएस का पेपर उठा के देखेंगे तो वहाँ पर अभी भी आपको 80 से 85% सीधे फैक्ट ही पूछे गए हैं और बहुत से वन लाइनर क्वेश्चन है। लेकिन यूपीएससी में ऐसा नहीं होता है, यूपीएससी में हर क्वेश्चन ज़्यादातर आपको कथन के रूप में देखने को मिलेगा और कथन भी फैक्ट नहीं होगा। यहाँ पर आप यूपीपीसीएस में एक चीज़ देखेंगे कि कथन भी दिया गया है लेकिन कथन में बात फैक्ट की ही हो रही है, यानी कि तथ्यों की बात की जा रही है। लेकिन अगर आप यूपीएससी को देखेंगे तो वहाँ पर क्या होता है कि अगर कोई कथन पूछा गया है तो वहाँ पर भी बात करी जाएगी किसी अवधारणा से। ठीक है, यानी कि कॉन्सेप्चुअल लेवल की बात वहाँ पर की जाएगी। तो इसीलिए इस पेपर की तुलना आप यूपीएससी से बिल्कुल ना करें, उसका लेवल बहुत डिफरेंस है। ठीक है, तो एक तो बात ये हो गई। अब देखो तो यहाँ पर यूपीएससी वर्सेस हम लोगों ने यूपीपीसीएस देख लिया। अब जो चौथी बात मैं करूँगा वो करूँगा आपकी मेरिट को लेकर। तो मैंने देखिए यहाँ पर जो अपनी मेरिट बताई है वो मैंने रखी है 84 से 86 क्वेश्चंस। ठीक है, कितनी, 84 से 86। और इसको मैंने ऐसे ही नहीं बताया, इसके पीछे कुछ कारण है। एक तो बदलता हुआ पैटर्न,
बदलता हुआ पैटर्न में मैं यही कहूँगा कि क्वेश्चन पेपर टफ था। इस बात से कोई मनाही नहीं कर सकता है कि क्वेश्चन पेपर बहुत सिंपल था। ये वही लोग कहते हैं क्वेश्चन पेपर सिंपल था जिन्होंने मन से या तो पेपर दिया नहीं है, या तो उन्हें पता है कि उनका निकलना नहीं है, या फिर उन्होंने सीरियस होकर कभी इसकी तैयारी की ही नहीं है। लेकिन जो सीरियस कैंडिडेट होगा उसे पता चल गया होगा कि जो वो अभी तक देता आया है उससे क्वेश्चन काफ़ी टफ थे, ठीक है। और पैटर्न जो क्वेश्चंस का था, यानी कि जो पूछने का तरीका था, देखिए किसी भी क्वेश्चन को हम इस लेवल पे टफ नहीं कह सकते हैं कि हाँ वो वन लाइनर था कि वो कथन वाला था। टफ का मतलब होता है कि उस क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है आपसे, ठीक है। टफ तो तभी हुआ ना, बहुत से लोग कहते हैं अरे वन लाइनर था, वन लाइनर का मतलब क्या सिंपल हो गया? नहीं होता है सिंपल। वन लाइनर का मतलब में भी ये हम देखते हैं कि उस वन लाइनर में आखिर पूछा क्या गया है। हो सकता है कोई ऐसी बात पूछ ली हो जो अमूमन बुक्स में भी ना मिलती हो, तो क्वेश्चन तो टफ हो गया। तो यहाँ पर जो मेरी मेरिट का जो आधार है 4 चीज़ें हैं और मेरिट है 84 से 86। तो आधार क्या है? एक तो बदलता पैटर्न, यानी कि क्वेश्चन पेपर आपका टफ था। दूसरा है सीटों की संख्या, ठीक है, सीटों की संख्या। तीसरा जो आधार है वो आपका है सीसेट प्रश्न पत्र, ठीक है, सीसेट प्रश्न पत्र। तो सीसेट प्रश्न पत्र मैंने यहाँ पर कठिन ही मान के चला है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो जीएस में तो 84 या 85 तक पहुँच रहे हैं, लेकिन उनका सीसेट में 33 या फिर कहें 35 क्वेश्चन भी सही नहीं हो रहे हैं। और इसके ऊपर अभी मैं चर्चा करता हूँ थोड़ा, ठीक है, अभी मैं करूँगा, लेकिन पहले मैं बता दूँ कि वो 4 आधार कौन कौन से। और जो मेंस में शामिल अभ्यर्थियों का प्रतिशत है, यानी कि जो प्री क्वालिफाई करेंगे, लगभग उनका 15% मेंस में बुलाया जाएगा। इसी के आधार पर मैंने मेरिट को 84 से 86 के लगभग अपना डिसाइड किया है। हो सकता है कुछ डिफर रहे हल्का सा, लेकिन यही रहेगा। बहुत से लोग अगर कह रहे हैं कि 100 105, ठीक है, या फिर कोई कह रहा है 92 से 95, तो ये मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन पेपर को बिल्कुल सरल या फिर मॉडरेट कहना मेरे हिसाब से थोड़ा सा गलत होगा, ठीक है। तो ये बात हो गई मेरिट की। जीएस की भी स्ट्रेटजी आपने देख ली पूरी तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से सुनिए इन चीज़ों को, ठीक है। बदलता पैटर्न अगर है तो आपको आपकी रणनीति बिल्कुल बदलनी पड़ेगी, ठीक है। अब जीएस ये करंट अफेयर्स का प्रतिदिन पढ़नी पड़ेगी और सभी आयामों को कवर करना पड़ेगा, और तीनों ये जो सेक्शन होते हैं करंट अफेयर्स के, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीयक, तीनों को कवर करना पड़ेगा। और पेपर यूपीएससी लेवल का नहीं था। दूसरा आपका ये मेरिट 84 से 86 के बीच में जाएगी। तो ये बातें हो गई। अब थोड़ा सा इस पर भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि इस पर लोग चर्चा करने से थोड़ा सा बचते हैं, लेकिन मैं इसको भी शामिल करूंगा, क्योंकि बहुत से लोग मेरे पास मैसेज भी आ चुके हैं उनके कि जीएस में तो सर मेरे हो रहे हैं 85, अगर आपने बताया कि मेरिट इतनी जाएगी तो मेरे 85 से 86 क्वेश्चन सही हैं, लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि मेरे 35 क्वेश्चन भी सही नहीं हो रहे हैं। तो इसके ऊपर भी थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए। देखो, जो यूपीपीसीएस का पेपर है ना, वो 2 तरीके के लोग देते हैं। उनमें 2 तरीके के लोग में शामिल होते हैं। एक तो जो यूपीपीसीएस और आरओ की तैयारी करते हैं, ठीक है। एक वो लोग होते हैं जो इनकी तैयारी के अलावा यूपी ट्रिपल एससी या फिर एसएससी, यानी कि उन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जहाँ पर आपका मैथ्स, ठीक है, रीजनिंग और क्या बोलते हैं जो इंग्लिश वगैरह पूछी जाती है, ठीक है। ऐसे पेपर की तैयारी भी करते हैं। तो जो सिर्फ ये तैयारी करते हैं यूपीपीसीएस और आरओ की, उनके लिए सीसेट का जो पेपर था वो कठिन था। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो सिर्फ इसकी तैयारी करता होगा उसकी मैथ्स वगैरह, जो रीजनिंग और अंग्रेजी होती है, वो इतनी अच्छी नहीं होती है। और इसी कारण से जो उसमें मैथ्स, रीजनिंग वगैरह के क्वेश्चन होते हैं वो भी काफ़ी सिंपल नहीं थे। ऐसा नहीं था कि बहुत आसानी से हो जाएंगे, तो उनको ये चीज़ कठिन लगी। और जो यहाँ पर कम्युनिकेशन पूछा जाता है वो भी एक ऐसा पूछा जाता है, अमूमन तो लोग उसको पढ़ते नहीं हैं, और अगर पढ़ भी लें तो आसानी से वो सॉल्व नहीं होते हैं क्वेश्चन। तो इसीलिए जो सिर्फ यूपीपीसीएस और आरओ की तैयारी कर रहा है उसके लिए सीसेट का पेपर बिल्कुल कठिन था। और वो लोग ऐसे लोग हैं कि ये 35 भी बहुत मुश्किल से ला पा रहे हैं। तो मेरिट पर इसका भी अंतर पड़ता है, तो इसीलिए ऐसे लोग थोड़ा सा इन सेक्शन पर भी ध्यान दे लिया करें हल्का सा,
ठीक है। अब बात करते हैं इन लोगों की जो UPSSC या SSC की तैयारी करते हैं, तो ये अपनी तैयारी के दौरान मैथ्स भी पढ़ते हैं, रीजनिंग भी पढ़ते हैं, इंग्लिश भी पढ़ते हैं। तो इनको क्या लगता है कि अरे ये पेपर तो सिंपल था, लेकिन इसका आपको पता है कि क्वालिफाइंग पेपर होता है तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। इसमें आप बहुत बड़े क्या बोलते हैं 30 मार्क हाँ बन जाओगे तो कुछ नहीं होने वाला है। आपको करना सिर्फ GS में ही है, उसी के नंबर जुड़ने हैं। यहाँ आपको सिर्फ ऐसी कुछ टेक्निक्स अपनानी है कि आप यहाँ पर 35 से 40 क्वेश्चन सही कर दें। मतलब वैसे तो 33 करने होते हैं, लेकिन 35 से 40 सही कर दें ताकि आप बिल्कुल एक सेफ और सिक्योर हो जाएं। क्योंकि जब तक आपकी CSAT की कॉपी चेक हो, मतलब GS की कॉपी तभी चेक होगी जब आप CSAT को क्वालिफाई करेंगे। तो जो UPPCS और RO देने वाले अभ्यर्थी हैं वो कुछ हल्का सा ध्यान मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग पर दे दें, और हिंदी अपनी बहुत अच्छी कर लें क्योंकि हिंदी में वहाँ क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो अगर हिंदी भी अच्छी कर लेते हैं तो जो हिंदी का जो गद्यांश होता है उसको करके, अनसीन पैसेज जो आता है उसको सही करके, और एक इंग्लिश का भी वहाँ पर पैसेज दिया गया था उसको सही करके भी आप इजीली वहाँ पर 33 नंबर, मतलब 33 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। तो ये बात हो गई CSAT की। तो ये पूरी स्ट्रेटजी थी बदलते हुए पैटर्न के आधार पर। और अब जो नोट्स मेरे द्वारा जो प्रोवाइड किए जा रहे हैं उसमें भी आपको एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। ठीक है, और जो टेस्ट सीरीज होगी उसमें भी क्वेश्चंस में आपको बदलाव देखने को मिलेगा। बाद बाकी अब RO का पेपर है, तो अगर RO की बात करें तो मेरे हिसाब से देखो आ तो कैसा भी सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से RO के पेपर में इतने बड़े बदलाव देखने को नहीं मिलेंगे। वहाँ पर जो करंट अफेयर्स होगी वो थोड़ा सा प्राथमिक जानकारी के ऊपर ही डिपेंड कर रही होगी। ठीक है, वहाँ पर बहुत अंदर से चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी, और GS भी थोड़ी सी ऐसी रहेगी वहाँ पर कि मतलब हो सकता है कुछ क्वेश्चन वहाँ पर वैसे हों, लेकिन मेरे हिसाब से इतना ज़्यादा वो चीज़ें ऐसी नहीं करेगा कि आपको बिल्कुल ही उनके बारे में ना सुना हो आपने। तो ये RO की बात हो गई, लेकिन फिर भी थोड़ा सा सतर्क हो जाइए। और अंत में एक सलाह मैं देना चाहता हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि पेपर के 30 से 40 दिन पहले एक्टिवेट होते हैं। ठीक है, ये सोचते हैं कि सिर्फ 30-40 दिन में UPPCS की तैयारी हो जाएगी और हम SDM बन जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनको मैं एक ही सलाह दूंगा, या तो तैयारी स्टार्टिंग से करें, ठीक है, जब आप फॉर्म भरते हैं, बल्कि फॉर्म भरने से पहले भी आपको GS का बहुत अच्छा ज्ञान होना चाहिए। फॉर्म तभी भरें अगर आप पहली बार इस तैयारी के क्रम में आ रहे हैं, क्योंकि जो 30-40 दिन पहले एक्टिव होने वाले लोग हैं ये वो होते हैं या तो जो नए लोग हैं या फिर जो किसी अन्य परीक्षाओं में लगे होते हैं, लेकिन उनको लगता है कि चलो अब UPPCS का भी फॉर्म डाला जाए। तो ऐसे लोगों को सलाह यही है कि स्टार्टिंग से पढ़ें। और एक सलाह ये है कि चाहे मेरे या फिर किसी अन्य संस्थान के द्वारा जो भी शॉर्ट नोट्स या फिर क्रैश कोर्स आपको दिया जाता है, उसका जो उद्देश्य होता है वो सिर्फ यही होता है कि आप क्विक रिवीजन कर सकें। क्योंकि ऐसे लोग क्या है कि ये 30-40 दिन पहले एक्टिवेट होके कहीं से भी शॉर्ट नोट्स या फिर कुछ भी परचेज मार्केट से जाके, पब्लिकेशन की बहुत सी बुक्स हैं वहाँ पे परचेज करके बोलते हैं कि इतना पर्याप्त रहेगा। अरे भाई, इतना पर्याप्त होता तो फिर फुल कोर्स क्यों चल रहे होते हैं, या फिर इतनी मोटी मोटी किताबें मार्केट में क्यों आ रही होती, लोग उनको भी पढ़ते हैं ना। तो 30-40 दिन में इसकी तैयारी नहीं होने वाली है। ऐसे लोग या तो शुरू से एक्टिवेट रहें या फिर तैयारी छोड़ दें, ये सबसे बेहतर है। ये जो शॉर्ट, और फिर ये लोग ऐसे भी हैं कि जो कहते हैं शॉर्ट नोट्स पढ़ के फिर बोलेंगे, या फिर कुछ भी पढ़ के बोलते हैं कि क्वेश्चन नहीं फंसे, ये नहीं हुआ, यहाँ से आया नहीं पूरा। तो वहाँ से ऐसा कुछ नहीं होता है। वहाँ से होता है मतलब सिर्फ क्विक रिवीजन से, कि आप ऐसा क्विक रिवीजन करके चले जाएं जहाँ से आपको मोस्टली चीज़ें देखने को मिल जाएं। तो इसीलिए स्टार्टिंग से तैयार रहिए। और पेपर कभी भी आपके लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है, तो सभी चुनौतियों से निपटने के लिए आपके पास पूरी तैयारी होनी चाहिए। अब हवाई बातों से काम नहीं चलेगा, ना करंट अफेयर्स की उन पत्रिकाओं से काम चलने वाला है जो आपको वन लाइनर दे देते हैं उठा के UPPCS के नाम पे। आपको डिटेल में जाना ही पड़ेगा, और डिटेल में जाने के लिए आपको करंट अफेयर्स को प्रतिदिन पढ़ना पड़ेगा। हाँ, फिर ये हो सकता है कि आप प्रतिदिन पढ़ते रहें डिटेल में, और अंत समय में आपके पास एक ऐसी करंट की मैगजीन होनी चाहिए जो आपको शॉर्ट में इंपॉर्टेंट चीज़ों को बता दे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर बार क्वेश्चन का लेवल यही रहेगा, हो सकता है कभी सरल, मतलब थोड़ा सरल रहे, कभी कठिन रहे। तो ये चीज़ें आपको देखते हुए अपनी स्ट्रेटजी को तैयार करना है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।